हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका वास्तव भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के सेक्शन में। मुझे उम्मीद है सभी लोग घर पर बढ़िया हो और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों देखो, हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर था वो हमारा चल रहा था और आज देखेंगे इसका लेक्चर नंबर 5। ओके, सो बच्चों देखो, चैप्टर वैसे इजी है। अभी तक आपने देखा होगा चैप्टर कितना स्मूथ वे में चल रहा है, बहुत ही इजी वे में चल रहा है। हम क्वेश्चन भी देख रहे हैं, हम थ्योरी भी देख रहे हैं, ताकि आपका ओवरऑल पूरा चैप्टर थियोरेटिकली एंड न्यूमेरिकली वाइज दोनों तरीके से कंप्लीट रहे। तो इसी तरीके से हम हमेशा पढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से जेईई और नीट में बहुत स्पेशली क्वेश्चंस बहुत पूछे गए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज के टॉपिक से बनेंगे, तो हम हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे। ओके, एक लॉजिक वे में पढ़ेंगे ताकि आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर रहे। ओके, तो सभी लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अंत तक अच्छे से देखना। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ ही सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम क्या क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, ध्यान दो, देखो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स के लिए भी एंड जेईई नीट से। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो हम वो भी देखेंगे, आराम से सारा कुछ देखेंगे ताकि अपने को कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी से हर एक चीज आपकी क्लियर होती रहे। ओके, तो वीडियो को लाइक करके रखना, शेयर करके रखना, फ्रेंड्स के साथ बता देना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करके रखना ही रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे कि ये असल में होता क्या है। देखो, बहुत ही सिंपल चीज है। देखो, हम क्या जानते हैं कि सॉल्यूशन के बारे में हम जानते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है। हम क्या कर रहे होते हैं कि भाई सॉल्वेंट होता है, उसमें सॉल्यूट को डालते हो, जिससे क्या बनता है, मेरा पूरा सॉल्यूशन बन जाता है। ये वाली बात हम जानते हैं ना। अब देखो क्या होता है कि सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी ना, उससे क्या है काफी सारी चीजें डिसाइड होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, मोलरिटी। आप जानते हो कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने होंगे उस पर क्या होगी, मेरी मोलरिटी डिपेंड करेगी। जैसे से मेरे नंबर ऑफ सॉल्यूट्स या उसके जो मोल्स हैं वो चेंज होंगे या उसमें कोई कम या ज्यादा होगा, तो ऐसे में मोलरिटी मेरी बदल जाएगी, है ना। इसी तरीके से बात करें मेरी मोलरिटी, ये भी मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो कहीं ना कहीं मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, वो मेरी एक टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये वाली बात है। सिंपल डेफिनेशन आप ऐसे भी कह सकते हो। तो यानी कि अगर बात करें हमारे पास, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन द रेशियो between the total number of solute particles in a solution to the ratio of total number of solvent particles। यानी कि सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट मेरा कैसा है, कितना उसका अमाउंट है, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये इन पर डिपेंड करती है, वो मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो ये है बेसिकली इसकी डेफिनेशन। ओके, अच्छा बात करें, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर जो आती है क्या, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द सॉल्यूशन कंपोनेंट। यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है उसमें जो कंपोनेंट है उसके, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उससे इनका कोई लेना नहीं है। वो क्या नेचर के है कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस इतना देखते हैं कि उनका नंबर कितना है, वो भी नंबर भी किसका देखना है, सॉल्यूट का देखना है, कि सॉल्यूट के नंबर्स पे जो डिपेंड करेगी प्रॉपर्टी, वो मेरी सिंपल वे में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, ये वाली चीज है। ओके, तो ध्यान रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर डिपेंड करें। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल लैंग्वेज हो गई, थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज, थोड़ी केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज में आओ तो आप ये वाली डेफिनेशन फॉलो कर सकते हो। तो डेफिनेशन में दोनों ही पता होनी चाहिए, एक सिंपल जिससे हम खुद समझ सके, और एक थोड़ी सी टिपिकल वर्ड्स जहां पर हम अच्छे से लिखेंगे अपने बोर्ड्स में तो आपको फुल मार्क्स मिले। तो हमें दोनों ही देखना पड़ेगा, लैंग्वेज का काफी रोल रहता है, आप जानते हो बोर्ड्स के अंदर, क्योंकि वहां पर लिखना है। तो सिंपल लिखोगे तो यार हो सकता है कहीं कोई नंबर कट हो जाए, लेकिन हमें वो रिस्क नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर चीजें। इसके लिए थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। तो बात वही लिखी है जो मैंने बोली है कि आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल चीज है, यानी सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट कैसा है, उसके कितना नंबर है, उस पर जो डिपेंड करेगी प्रॉपर्टी, वो मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये सॉल्यूट या सॉल्वेंट के नीचे पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है, नेचर यानी कि वो पोलर है, नॉन पोलर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरा एक आयनिक कंपाउंड है, वो मेरा कोवलेंट कंपाउंड है, इससे फर्क नहीं पड़ता। या वो मेरा कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही क्यों ना हो, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। मेन ये है कि उसके पार्टिकल्स का नंबर कितना है, वो कितना नंबर है उसका सॉल्यूट का, वो हमें देखना है। ओके, अच्छा अगर बात करेंगे तो कौन कौन सी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती है सॉल्यूशन के अंदर, अगर बात करें तो देखो हमारे पास टोटल 4 रहती है। कौन कौन सी, एक होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। ओके, दूसरी होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तीसरी होती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट,
और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, तो अगर ध्यान, तो ये क्या है, मेरी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो मेरी सॉल्यूट के नंबर पे डिसाइड होती है या सॉल्यूट के नंबर पे जो डिपेंड करती हैं। यानी सॉल्यूट मेरा कम है ज्यादा है, उससे क्या होगा, मेरी ये चारों प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे कैसे पड़ता है वो हम देखेंगे, पर इससे पहले एक छोटी सी बात आई होप सभी ने नोटिस किया होगा कि आप कह रहे हो कि भैया यार कि ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, लेकिन देखो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है सॉल्वेंट के ऊपर। हमेशा हम बात करें सॉल्वेंट या सॉल्यूशन पे, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि चेंज जहां देखने को मिलेगा वो मुझे सॉल्वेंट में देखने को मिलेगा, लेकिन ड्यू टू विच हम अपन सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा मेरा सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं। यानी ये सारी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं सॉल्वेंट पर आएंगी, ठीक है। इन सब के लिए हम सॉल्वेंट की बात करने वाले हैं, लेकिन डिपेंड किस पे करेंगी, सभी की सभी मेरे सॉल्यूट पे करेंगी। तो काफी एक मिक्सिंग वाली चीज होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं भाई सॉल्यूशन बनता दोनों से ही है, ठीक है। ज्यादा मेरा सॉल्वेंट है तो भाई इफेक्ट उस पर पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट डालेगा कौन, वो मेरा सॉल्यूट डालेगा। कैसे कैसे डालेगा एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, पहले हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी हम छोटी सी बात समझेंगे, थोड़ा सा एक थोड़ा डायग्राम, ताकि चीजें क्लियर है। देखो हमारे पास, जानते हो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास रहने वाला सॉल्यूशन है ना। अब सॉल्यूशन में क्या रहने वाला है, मेरे पास देखो क्या होता है, एक तो होता है मेरा काफी ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा अमाउंट वाला कौन सा, मेरा सॉल्वेंट। ये तो क्या है, मेरा सॉल्वेंट हो जाता है ना। अब देखो सॉल्वेंट है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि सॉल्वेंट में कौन सा लेने वाला हूं, अपना वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। यानी क्या होने वाला है, यानी कि अगर मैं इसे ऊपर ढक दूं तो ऐसे में क्या होगा, इसकी जो वेपर बनेगी वो यहाँ पर इसके पार्टिकल कहीं ना कहीं आना चाहेंगे, ये हम जानते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, जो कि मेरा हो क्या, वॉलेटाइल, ठीक है, ऐसा हमारा रहता है। ये हम राहुल साहब हम देख चुके हैं। लेकिन देखो क्या होता है, आप जानते हो कि अगर मैं सॉल्यूट को डाल दूं, सॉल्यूट मेरा कैसा हो, नॉन वॉलेटाइल हो, तो ऐसे में क्या होगा, उसके पार्टिकल्स इसकी लेयर के ऊपर, जो सरफेस लेयर है वहां पर आ जाएंगे। देखो यानी क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, आपकी सरफेस पर ऐसे आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, किसके, मेरे सॉल्यूट के। ये क्या है, मेरे सॉल्यूट के, ठीक है। तो यानी कि होगा क्या, होगा ये कि नॉर्मल कंडीशन में जब मैं सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करता हूं तब तक तो क्या होगा, मेरा सॉल्वेंट रहेगा, और सॉल्वेंट इजीली मेरा वॉलेटाइल है, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, मेरे वेपर फेज में जाएगा, अपना वेपर प्रेशर बनाएगा, ठीक है। सिंपल बात है भाई, ये जो गैस पार्टिकल्स होंगे अब ये इसकी सरफेस पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, जिसको क्या बोलोगे आप, वेपर प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर तुम्हें पता है क्यों बनता है, हमारे इन पार्टिकल्स की वजह से बन रहा है, जो कि गैस फेज में या वेपर फेज में आ चुके हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, लगातार मोशन में, और मोशन के कारण क्या हो रहा है, वो इसकी सरफेस पर टकराएंगे, और सरफेस पे टकराएंगे तो पर यूनिट एरिया जो फोर्स लगेगा उसी का प्रेशर बोलोगे। अब क्योंकि वेपर नहीं लगाया तो वेपर प्रेशर बोल दोगे। सारा वही चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब उसी को हम आगे और यूज में लेने वाले हैं, और इसी तरीके से हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, चीजों को लिंक करते हुए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अब देखो, अब जब मैंने सॉल्यूट डाल दिया तो क्या होता है, ऊपर कुछ पार्टिकल्स यहां पर आगे इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा, सॉल्वेंट अब मेरे अपने वेपर फेज में नहीं जा पाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो बनने चाहिए थे, इतने बनने चाहिए थे, वो इतने ना होकर के क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स मेरे यहाँ कम बनेंगे। यानी कि मुझे कम ही पार्टिकल्स बेसिकली ऐसे होंगे जो मेरे एक्चुअल में क्या होगा, सॉल्वेंट से अपने वेपर फेज में जा पाएंगे। तो कुछ ही पार्टिकल जा पाएंगे, सभी नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे आप ये देखो कि जो वेपर प्रेशर जो बना था वो अब कम हो चुका है, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बना है वो मेरे सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कम हो गया, है ना। क्यों कम हुआ, क्योंकि मेरा सॉल्यूट की सरफेस पर वो आ गया, और सरफेस पे आने से क्या हो गया, अब मेरे जो पार्टिकल्स थे जो सॉल्यूशन फेज में थे, जो सॉल्वेंट के थे, वो मेरे अब वेपर फेज में नहीं जा पा रहे, क्योंकि भाई ऊपर लेयर बना दी ना सॉल्यूट ने। अब सॉल्यूट ने अगर लेयर बना दी तो उसने जगह घेर दी, अब जगह घेर देगी तो नीचे के पार्टिकल ऊपर नहीं जा पाएंगे, और इसी वेपर प्रेशर में जो कमी हुई है इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, यानी हम क्या बोलते हैं, हम ये कह सकते हैं सिंपल स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या बनता है कि अगर मैं बोलूं कि सॉल्वेंट जो है, मान लो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है आपका, वो मान लो आपको P0 A है ना। हम जानते हैं कि सॉल्यूट को आप हमेशा, सॉल्वेंट को तो A से और सॉल्यूट को हम B से डिनोट करते हैं, ये हम जानते हैं, है ना। ये हमने तभी से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो अगर प्योर की बात करें, जब केवल सॉल्वेंट था तो मेरा प्योर वेपर प्रेशर बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 A हो जाता है, जो कि प्योर होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई मिक्सिंग नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अब दोनों की मिक्सिंग हो गई। अब जो वेपर प्रेशर बना है वो पहले से तो कम रहेगा, और मान लेते हैं कि वो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, मान लो वो आपका P आपका बनता है, ठीक है। ये क्या है आपका PS बोल देते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ओके, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये है मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और ये हम जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि
अब ये तो हमें थ्योरी से पता चल ही गया अभी तक कि पी नॉट ए वो इज ग्रेटर देन होगा अपने पी एस से। ये वाली बात तो फिक्स हो गई है कि भाई सिंपल बात है, जब तक मैंने सॉल्यूट को ऐड नहीं किया, मेरा सॉल्यूशन नहीं बना था, और तब तक मेरा वेपर प्रेशर ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्यूट को ऐड कर दिया, क्या हो गया, मेरा वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि अब कम पार्टिकल्स मेरे गैस में जाएंगे या वेपर फेज में जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि वेपर प्रेशर कम भी होगा, प्योर लॉजिकल बात है ना। तो देखो ध्यान दो, तो इसके बेसिस में मैं बोल सकता हूँ, तो लोअरिंग हो गई ना, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या हो जाएगा मेरा, तो ये टर्म निकल के आएगा, वो क्या हो जाएगा मेरा पी नॉट ए माइनस का पी एस। तो ये जो टर्म होता है ना पी नॉट ए माइनस पी एस, इसी को बोलते हो क्या, इसी को आप बोलते हो अपना क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर में जो कमी आ गई है वो बेसिकली मेरा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला भी निकल के आता है, थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से लिखते हैं। देखो हम क्या जानते हैं, हम पी एस के बारे में ये बात जानते हैं कि वो क्या होता है मेरा, वो होता है पी ए प्लस पी बी के इक्वल होता है, बेसिकली ये हम जानते हैं, है ना। ये हमने राउल्ट लॉ में देखा था ना कि हमारा जो मेरा डाल्टन्स लॉ था, और राउल्ट लॉ जब मिक्सिंग हम कर रहे थे वहां पे, तो हमने बात की थी ना कि जो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनता है वो मेरे दोनों के पार्शियल प्रेशर के ऐड के बराबर होना चाहिए, सिंपल चीज है। लेकिन देखो आप ये बात जानते हो कि मेरा जो सॉल्यूट है, देखो पर आप जानते हो बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, ये क्या है मेरा, नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा मेरा, ऐसे में ऑब्वियसली बात ये आती है कि पी बी क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, सिंपल चीज है। तो यानी कि मेरा पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, पी ए हो जाएगा, और राउल्ट की रूट के अकॉर्डिंग ये क्या होता है मेरा पी ए इक्वल टू बेसिकली मेरा होता है क्या, होता है पी नॉट ए और एक्स से मेरा बेसिकली हो जाता है, ये वाली चीज है। और देखो इसको हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं क्या, देखो आप जानते हो कि एक्स ए वो 1 माइनस एक्स बी के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं ना, क्योंकि देखो इसको ऐसे नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी वो 1 रहता है, तो इससे मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि एक्स से मेरा क्या हो जाएगा, एक्स बी की टर्म में एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स बी। तो देखो यहाँ पर मैं अलग अलग जो इक्वेशन है उनको मैं यूज लेने वाला हूँ और एक नया इक्वेशन बनाने वाला हूँ जो हमें इस कंडीशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, एक प्रॉपरली मैथमेटिकली फॉर्मूला निकल के आएगा। तो हम देखो अलग अलग फॉर्मूले यूज में लेने वाले, बहुत ध्यान से समझना। मैं देखो डाल्टन्स के लॉ यूज किया, डाल्टन के लॉ से मैंने सीधा लाया राउल्ट लॉ पे, और राउल्ट लॉ से फिर मैंने मोल फ्रैक्शन की बातें करी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आ गया तो उससे मैंने इसे अपने सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों के कनेक्शन से क्या बनेगा, देखो एक बात निकल गई, क्या हम ये बोल सकते हैं कि पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा पी नॉट ए और इनटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी मेरा आ जाएगा। तो ये वाली बात भी सही है और ये वाली बात भी सही है, दोनों ही बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम ये रूल जानते हैं। अब फिर से मोल फ्रैक्शन से अगर बात करें तो हम जानते हैं नहीं वाली चीज, तो ये हमने मोल फ्रैक्शन में कंसंट्रेशन ट्रांसफर में सारा देख ही लिया था, है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जादू और बहुत ध्यान से देखना। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वो तो ये हो गया, ठीक है। पी एस क्या था वो भी मुझे पता चल गया, यानी मैं ये लिख सकता हूँ आगे जाके से, मैं ये लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास फॉर्मूला, तो मेरे पास देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आने वाले हैं। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, वो था मेरा पी नॉट ए माइनस का पी एस, ये बेसिकली था, यानी क्या हो जाएगा मेरा पी नॉट ए माइनस का पी एस क्या हो जाएगा। अब देखो पी एस मैं लूंगा ये नीचे वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से इसको करवाना है ऐड, तो क्या हो जाएगा ये मेरा, तो ये बेसिकली बात मेरे पास यहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अलग अलग टर्म्स बेसिकली यहाँ पर आ जाते हैं, ओके। और इसके अलावा देखो इसका ऐसे भी लिख सकते हो क्या, इसका ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ ये ऐसे सही है, इतना बहुत है, ठीक है। तो ये क्या आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात होती है, ओके। अब देखो इसको आप और कैसे कर सकते हो। अब देखो अब एक बात आती है हमारी कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे रिलेटिव लोअरिंग की। अब ये क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग, समझो आप। देखो रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है, मतलब कि ये होता है कि जो आपकी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो तो है, डिवाइड बाय आइडियल वेपर प्रेशर कर दो तो वो मेरा रिलेटिव इन लोअरिंग आती है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि ये होता है मेरा क्या होता है पी नॉट ए माइनस पी एस, ये तो क्या है मेरा वेपर प्रेशर में लोअर, ठीक है। अपॉन में अगर डिवाइड दूंगा पी नॉट ए से, तो ये जो मेरा वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, इसको आप बोलते हो रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो आप जानते हो कि पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है, वो ये टर्म आपका आता है, ठीक है, ये टर्म आता है, तो ये क्या हो जाता है आपका
पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए और 1 माइनस एक्स बी एंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका पी नॉट ए। ये वाली बेसिकली बात यहाँ पर आएगी। और आप देख सकते हो पी नॉट ए हर जगह से कैंसिल हो रहा है ना। अगर ये हर जगह से कैंसिल हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये बेसिकली आ जाएगा, ये मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 और प्लस में एक्स पी और डिवाइड बाई 1, यानी क्या हो जाएगा मेरा एक्स पी के इक्वल आ जाएगा। और ये क्या है मेरे, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो जाएगा मेरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यही मेरा फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला ये निकल के आता है बेसिकली कि जो आपके रिलेटिव लोअरिंग होती है ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि पी नॉट ए माइनस का पी एस अपन में पी नॉट, ये मेरे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो आपने देखा कि हमने ओवरऑल जो फॉर्मूला ड्राइव किया, लास्ट में जो निकल के आया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो किस पे डिपेंड करा, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड ना करके मेरे सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो उसके मोल फ्रैक्शन पे, यानी उसके मोल पे डिपेंड करेगा। सीधी सी बात है भाई, जिसका मोल फ्रैक्शन रहेगा उसके मोल पे वो डिपेंड भी करेगा। तो यानी कि रिलेटिव लोअरिंग मेरे सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उसके नंबर्स पे। ठीक है, और देखो आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं थोड़ा सा, और इसको चाहता हूँ मैं यहाँ पर भी कैंसिल कर सकता। ये क्या आ जाता है मेरा, इसको भी मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो ये मेरा पी नॉट एक्स पी के इक्वल ही आ जाता है। ठीक है, ये चीज है। तो ये क्या है मेरा, रिलेटिव लोअरिंग और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की दोनों बातें हैं। तो ध्यान रखना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो मेरे मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये तो मेरा कांस्टेंट हो जाता है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एंड रिलेटिव लोअरिंग इन मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन। दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे स्टेटमेंट आते हैं। ध्यान रखना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, वो तो होगा पी नॉट ए माइनस पी एस, जो कि वेपर प्रेशर में कमी आई है। तो वो तो मेरे मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। क्योंकि देखो यहाँ पर एक और टर्म आ गया ना, पी नॉट ए। अब ये तो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तभी लगता है ना जब कोई किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वाली बात तो यहाँ गई। लेकिन देखो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग जब मैंने निकाली तो वो आपके एक्सपी के डायरेक्टली इक्वल आ गया, कोई अदर टर्म नहीं है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होता है डायरेक्टली इक्वल। तो ये चीज है। ओके, तो ये है हमारा कौन सा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात है। ओके, क्लियर सभी को यहाँ तक का बात। तो अब बात करेंगे इसके बाद की बात है। तो ये तो हमारा कौन सा हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब बात करेंगे हमारे सेकंड की, जो है मेरा कौन सा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि देखो ये क्या मीनिंग है, बहुत ही ईजी बात है, पर पहले हम थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंड देन हम एलिवेशन पे बात करेंगे। देखो होता है क्या, होता है ये, देखो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, पहले ये बात थोड़ा सा क्लियर करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज अ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस ट्रांजिशन फ्रॉम अ लिक्विड टू गैसियस फेज। बिल्कुल सही बात है, यानी किसी भी पॉइंट पे वो टेम्परेचर जिस पर क्या होता है, कोई भी लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट होता है, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बेसिकली डेफिनेशन होती है आपकी छोटी क्लासेस की बात करें तो। आप देखो अगर बात करें हायर क्लासेस में तो क्या होता है, एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द गैसियस फेज। अब बिल्कुल सही बात, देखो होता क्या है, होने वाला ये है कि हमारे पास जो लिक्विड होती है उसके भी क्या होता है, अपना वेपर प्रेशर होता है, और ऊपर गैस जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी प्रेशर उस पर लगाता है। अब वो प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो गैस फेज में नहीं जाते हैं। लेकिन हम टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो लिक्विड जो स्टेट थी उसके पार्टिकल पर हायर एनर्जी आ जाती है और वो उसका प्रेशर गैस के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है। और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं उस पॉइंट पे क्या होता है, आपका लिक्विड से पार्टिकल गैस में जाना स्टार्ट होते हैं। तो इसी को बोला जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, लिक्विड फेज का और आपके ऊपर वेपर फेज का भी। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो एलिवेशन क्या होता है, ध्यान दो। देखो होता ये कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये वाली बात है, सिंपल चीज है। देखो सिंपल चीज क्या लिखा हुआ है कि आपका जो वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी लिक्विड का अगर बात करेंगे तो वो टेम्परेचर से क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स नीचे से जो आपका लिक्विड स्टेट था वहां से गैस फेज में जाना स्टार्ट कर लेते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। और ये भी लिखा हुआ है कि इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही बात है कि आपका जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर जो बना है जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब जाके बोलते हैं कि हाँ आपको कोई लिक्विड बॉइल करता है। ठीक है, ये चीज है। तो उसी के बेसिस पे हमारे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी आती है। अब एलिवेशन क्या होता है ये थोड़ा समझो। एलिवेशन बेसिकली ये होता है कि देखो अगर मान लो मैंने क्या किया, सॉल्वेंट था पहले मेरे पास, वही सेम बात है, पहले पास मेरे पास क्या, केवल सॉल्वेंट।
अब सॉल्वेंट पे अगर मान लो मैं सॉल्यूट को ऐड कर दूं तो मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये कहते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो मेरे सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा रहता है। यानी कि यहाँ पर ये बोला जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट मान लो मैं टीबी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो टीबी ऑफ सॉल्यूशन, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये कहा जाता है सिंपल वे में कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि देखो हमारे पास वही वाली चीज है, सेम जैसे कि हमने अभी लोअरिंग वेपर प्रेशर देखा था वही सेम तरीका यहाँ पर होगा। पहले हमारे पास क्या है, केवल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है केवल अपने पास और कुछ नहीं है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा चलो वो आपका ये बेसिकली हो गया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लो जब मैं सॉल्यूट डाल दूंगा तो देखो ऐसे में क्या हुआ था आपको याद होगा, देखो थोड़ा सा रिलेट करते हैं फटाफट, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। जब मैंने सॉल्यूट डाला था तो मेरा वेपर प्रेशर कम हो गया था, है ना। और देखो बॉइलिंग कब होती है, बॉइलिंग तभी होती है किसी भी सॉल्यूशन की जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब देखो यहाँ पर तो क्या होगा, जैसे ही मैंने सॉल्यूट डाला क्या हुआ, मेरा वेपर प्रेशर कम हो गया, और वेपर प्रेशर कम हो गया तो मुझे उसको बराबर बढ़ाना पड़ेगा ना। जब उसका वेपर प्रेशर बढ़ा करके मुझे फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना पड़ेगा तभी वो बॉयल होगा, और बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ये तो हमने देखा था, ये तो बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वही चीज है। तो अगर सॉल्यूशन के लिए अगर बात करेंगे तो उसके लिए अगर मुझे वेपर प्रेशर क्योंकि उसका कम होता है तो उसके वेपर प्रेशर को अगेन सॉल्यूशन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए मुझे अलग से टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ऐसे में जो मेरा टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बेसिकली मेरा बढ़ चुका होगा, क्योंकि अब मैं हाई टेम्परेचर पे बॉयल करने वाला हूँ अपने सॉल्यूशन को। तो ये वाली चीज यहाँ पर आती है, ठीक है। इसको देखो हम चाहें तो थोड़ा सा ग्राफ से भी देख सकते हैं। देखो ग्राफ पे क्या लिखा हुआ, ग्राफ बहुत ही ईजी है। देखो ग्राफ में अगर देखो तो क्या है मेरे पास, देखो एक तरफ से क्या है मेरे पास वेपर प्रेशर है, ठीक है, और एक तरफ क्या है मेरे पास टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो आपको टर्म्स दिखेंगे। अगर जो मेरा सॉल्वेंट है तो वो तो देखो ये रहा मेरा, ठीक है, और ये क्या है मेरा सॉल्यूशन। अब तो दोनों ग्राफ को ध्यान से देखो, देखो होने वाला क्या है कि आपका जिस भी टेम्परेचर पे इनका जो ग्राफ है वो इस 1 atm प्रेशर को, यानी कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब कट करेगा, हम बोलेंगे कि वो जो मेरा टेम्परेचर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होने वाला, टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है। देखो यहाँ पर अगर ध्यान दो तो सॉल्वेंट के लिए बात करेंगे तो ये देखो यहाँ पर कट हो रहा है इस पॉइंट पे, और सॉल्यूशन का देखो वेपर प्रेशर क्योंकि कम है तो इसलिए उसका ग्राफ भी नीचे की तरफ बन रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम होना चाहिए, इसलिए ग्राफ नीचे है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो आगे जगह कट हो रहा है। तो इधर अगर मैं टेम्परेचर का ग्राफ देखूँ यहाँ पे तो देखो टेम्परेचर इसका तो पहले आ गया और इसका बाद में आ गया, यानी कि सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है मेरे किससे, अपने सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई रहती है। ओके, क्लियर सभी को। अब देखो यहाँ पर भी देखो बात करें, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला आता है क्या, कि देखो अगर मैं बोलूं कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो आपका होता है ऑफ सॉल्वेंट वो क्या है आपका, वो आपका TB नॉट है। ओके, नॉट यानी कि जो आपका आइडियल शो करता है ये, ठीक है, TB नॉट। और तो ध्यान रखना यहाँ पे B फॉर आपका सॉल्यूट नहीं है, B फॉर बॉइलिंग है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट। और मैं बोल रहा हूं कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, मान लो क्या आपका वो TB हो जाता है, ठीक है, वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो एक बात तो फिक्स हो जाती है कि TB इज ग्रेटर देन TB नॉट है, ये तो हमें पता चल ही गया कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। बिल्कुल सही बात भी, क्योंकि अब वेपर प्रेशर क्योंकि सॉल्यूशन का काम होता है तो वेपर प्रेशर को अगेन 1 एटमॉस्फेयर करने के लिए मुझे हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होना ही चाहिए, है ना। तो देखो एलिवेशन का मतलब क्या हुआ कि अब चीज बढ़ चुकी है तो उसको एलिवेशन ही तो बोलते हो। तो यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो आपका होता है डेल्टा TB। ये क्या है आपका डेल्टा TB, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कितना बॉइलिंग पॉइंट मेरा बढ़ चुका है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा ज्यादा किसका है, मेरा TB ज्यादा है TB नॉट से, तो ये क्या हो जाता है मेरा, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस का TB नॉट। तो ये होता है बेसिकली आपका एलिवेशन, ये कितना बढ़ चुका है, कितना डिफरेंस आया, वो डिफरेंस ही आपका एलिवेशन होता है। ओके, तो सॉल्यूशन का ज्यादा है तो उसमें से माइनस करोगे कम वाले को, सिंपल बात है, ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस करते हो, इतनी सी बात, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला भी निकल के आता है क्या, बहुत ही सिंपल बात है, ये कहते हैं कि जो डेल्टा TB होता है ना, ये अब ये आपके एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वो आपकी मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्मॉल m क्या होता है हम जानते हैं, ये होता है मेरा मोलरिटी,
ये क्या है मेरा मोलरिटी होता है। तो आपका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वही वाली बात आती है कि अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाते हो, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट लगता है क्या, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है आपका के बी एम होता है, ठीक है। और यहाँ पर के बी क्या है मेरा, ये होता है मेरा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये इसका क्या रहता है, नाम रहता है, ठीक है। ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इसका नाम है। और भी इसके अलग अलग नाम काफी सारे, जैसे इसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको एक और नाम क्या देते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ये भी इसका नाम है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल लो या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल लो, बात एक के, दोनों एक ही टर्म्स है। देखो ध्यान रखना, आपको दोनों ही टर्म्स याद रखने, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको ऊपर वाला टर्म देते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, और कभी कभार क्या होता है थोड़ा सा टिपिकल करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आपको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट वर्ड बोल देते हैं, लेकिन बात वही है वो के भी दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला रहता है। आप फॉर्मूला आप क्लियरली देख सकते हो, डेल्टा टीवी मेरा मोलरिटी पे डिपेंड करता है, और मोलरिटी क्योंकि मोल्स पे डिपेंड करती है ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा मेरा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक दो बातें और भी होती हैं, क्या, देखो आपके पास देखो इस फॉर्मूले को मैं और भी तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी है ना, के बी एम, और मोलरिटी का हम पूरा इसे खोल के भी लिख सकते हैं। कैसे, आप जानते हो ये क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट एम बी इनटू में डब्ल्यू ए इन ग्राम्स, और यहाँ पे इंटू कर दोगे 1000, ठीक है। तो इससे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना कि आप चाहो तो मोलरिटी को चाहो तो प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, वो भी एक फॉर्मूला बन जाता है। पर मेन जो बेस फॉर्मूला है वो मेरा यही होता है, छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ नहीं है। बस मोलरिटी को आप चाहो तो उसके फॉर्मूले को अगेन यहाँ पुट कर दोगे तो आपको अगेन नया फॉर्मूला भी मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो केबी का भी एक फॉर्मूला होता है, जो आपका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसका भी फॉर्मूला होता है। क्या, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो होता है आर एम टी स्क्वायर अपॉन में 1000 इनटू में डेल्टा एच फ्यूजन, ठीक है। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला रहता है, ओके। ये चीज है, तो ये भी क्या है आपका बेसिकली फॉर्मूला, यहाँ पे क्या के वी इक्वल्स टू आर एम टी स्क्वायर अपॉन में डेल्टा एच 1000, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूला रहता है, जिससे आप के वी को भी निकाल सकते हो। हालांकि ये फॉर्मूला देखो तो आपके एग्जाम में कम यूज में आता है, नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे कम बनते हैं, पर जस्ट पता करने के लिए कि भाई फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी चीज क्या क्या है, टी तो मेरा क्या है बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, ये तो क्या है मेरा बॉइलिंग पॉइंट यानी कि टीबी, ओके। बेसिकली बात करें तो अगर बात करें एम ए क्या है मेरा, एम ए बेसिकली सॉल्वेंट का जो मोलर मास है वो, आर क्या है मेरा गैस कांस्टेंट, 1000 इंटू डेल्टा एच क्या है फ्यूजन की एंथैल्पी, ये चीज यहाँ पर लिए आती है, ओके। तो ये बेसिकली फॉर्मूला रहता है जो हमारे इधर तक आते हैं, ओके। ध्यान रखना वैसे जो के बी होता है वो मेरे सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना के बी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, तो जितनी भी वैल्यूज है वो सारे की सारी मेरे सॉल्वेंट की है। इसको ज्यादा टी बी नॉट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ध्यान रखना के बी डिपेंड्स on नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हर एक टाइप के सॉल्वेंट के लिए अलग अलग रहता है। ध्यान रखना डेल्टा टीबी जो होता है वो मेरे सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, मैं मानता हूं, क्योंकि वो मोलरिटी पे आता है, लेकिन के बी वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ओके। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा कौन सा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो ये वाली बात बिल्कुल सेम है जैसे कि अभी तक हमने एलिवेशन की बात करी थी, वैसे ही डिप्रेशन है, पर जस्ट अपोजिट। यानी यहाँ पर क्या होने वाला होगा, यहाँ पर यही होता है कि जो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, वो अपने सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कम हो जाता है, ये वाली चीज यहाँ पर आती है। तो वही वाली बात पहले हमें समझना पड़ेगा ना भाई, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बातें कर लेते हैं, ये क्या होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ is the temperature of a liquid at which it change state from liquid to solid। बिल्कुल सही बात है, at atmospheric pressure, यानी कि at freezing point these liquids and solids exist simultaneously, or at this temperature the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to the vapor pressure of solid phase। अब देखो ये डेफिनेशन बिल्कुल जैसे कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट के लिए थी, बिल्कुल सेम चीज है, बस यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ, लिक्विड और सॉलिड की। वहां पर हम किसकी बात कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट में, लिक्विड और गैस की। अब लिक्विड तो बीच में आ गया ना, अब देखो लिक्विड से गैस की तरफ जाने वाले मतलब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करने वाले होंगे, और लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाओगे तो किसकी बात करोगे आप, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि लिक्विड इन दोनों से इन्हीं दो पॉइंट पे चेंज हो जाती है बहुत जल्दी, है ना। तो यही चीज है।
तो यहाँ पर क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जब आपका कोई भी लिक्विड जम जाता है वो आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है क्या है, होता ये है कि असल में जो वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का और जो मेरे सॉलिड का वो दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, और इस टेम्परेचर पे आप इसे फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली कहते हो, ये वाली चीज, ठीक है। और देखो यहाँ पर बात क्या आती है, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन कॉज अ लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यानी होता क्या है, होता यह है कि अगर मान लो जैसे कि वही सेम चीज है वेपर प्रेशर की, कि अगर मान लो आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर है ना, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, हमें सॉल्वेंट के अंदर अगर आपने सॉल्यूट को डाल दिया तो वही वाली बात है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। अब देखो होता क्या है यहाँ पे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो और कम हो जाता है। तो ऐसे में अगर उसको मुझे इक्वल करना होगा किसी सॉलिड के लिए, तो मुझे ऐसे में क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा लो टेम्परेचर करना पड़ जाता है, तब जाके सॉलिड का वेपर प्रेशर और एक लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल आता है। तो यहाँ पर सेम उल्टा होने वाला वैसे भी कर सकते हो, जो कि मेरा लिक्विड से गैस में था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग इन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। वहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ पर टेम्परेचर मुझे और कम करना पड़ता है, तब जाके मेरा वेपर प्रेशर बराबर होता है किसी सॉलिड के लिए। तो ये वाली चीज है, ओके। अच्छा, अगर बात करें सेम ग्राफ से आप इसे समझ सकते हो सेम तरीके से, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, सेम बात लिखी हुई है। क्या लिखा है कि देखो जैसे कि मान लो क्या है, आपका टेम्परेचर कम कर रहे हो तो ग्राफ ऑब्वियसली बात है नीचे आएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम ही होगा, ये तो हम जानते हैं, ये हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी देखा ही था। क्या देखा था हमने यही तो बोला था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, सिंपल चीज है। तो रिवर्स भी होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, इस तरीके से कम, ठीक है। और वही सेम बात भाई लिक्विड का तो वेपर प्रेशर तब भी ज्यादा ही रहेगा मेरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, ये तो हमें पता ही है ना। अब देखो जिस पॉइंट पे अगर बात करेंगे इनका वेपर प्रेशर क्या है, मेरे सॉलिड के इक्वल होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, यानी यहाँ पर क्या है, मेरा सॉलिड स्टेट आ जाती है, इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, मेरी सॉलिड स्टेट आ जाएगी। अब देखो लिक्विड की अगर बात करेंगे तो ये तो देखो पहले ही जम गया, ये तो पहले ही जम जाता है, और सॉल्यूशन के लिए हमें और टेम्परेचर कम करना पड़ता है जब जाके वो जम पाता है। यानी कि देखो बात वही है, फ्रीज करने के लिए मुझे और ज्यादा हाई टेम्परेचर और ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट मेरा और कम हो जाता है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो आप समझ सकते हो कि जैसे हमने पानी लिया, ठीक है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो घर पे, कि जैसे मान लो एक तरफ आप प्योर पानी लो, ठीक है, और एक तरफ उस पानी में आप नमक डाल दो, ठीक है, और दोनों को फ्रीजर में रख दो, और आप देखोगे कि यार जो पानी जिस टेम्परेचर पे जम चुका है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी तो जम जाएगा, लेकिन जो नमक वाला जो पानी होगा ना, सॉल्ट का जो वाटर होगा, वो फ्रीज नहीं होगा। उसके लिए आपको टेम्परेचर और माइनस करना पड़ेगा, -2, -3 या -5 तक करना पड़ सकता है, तब जाके क्या है वो मेरा फ्रीज हो पाएगा। हालांकि डिपेंड करेगा कि भाई कितने आपने सॉल्ट पार्टिकल्स डाले होंगे, तो वही चीज है। तो यानी कि टेम्परेचर और कम करना पड़ रहा है फ्रीज करने के लिए, इसी को बोल दो क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। तो ये चीज है, टेम्परेचर एक्चुअल में माइनस में चला जाता है और ज्यादा नेगेटिव, यानी और ज्यादा कम करना पड़ता है, ठीक है, ये चीज है। और यही बात देखो यहाँ पर भी लिखी हुई है, यही बात लिखी है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। वही सेम चीज, पर ये जो लाइन है ये हमारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के जस्ट अपोजिट है। हालांकि इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला भी देखते हैं। देखो वही चीज है, अगर देखो मैं बात करूं मेरे पास कि अगर मैं बोलता हूं फ्रीजिंग पॉइंट की, अगर मैं बात करता हूं अपने फ्रीजिंग पॉइंट की, अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं कि मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट तो आइडियल है, मान लो उसका क्या है, TF0 है, ठीक है, F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। अच्छा, अगर बात करेंगे आपको और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मान लो ये क्या आपका TF है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे हमारे पास तो इसका तो कम होगा, यानी कि ये चीज तो फिक्स है कि TF इज लेस देन क्या होगा, यहाँ पे TF0 हो जाता है। एक चीज तो यहाँ पर आती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मेरे डिप्रेशन की, मेरे डिप्रेशन की नहीं, आई मीन सॉल्यूशन की, फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन की, ठीक है, मेरे पे मत जाओ, ठीक है। द डिप्रेशन ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएगा मेरा, वो होता है मेरा डेल्टा TF। इसको आप बोलते हो क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको आप कहते हो, ओके। तो ये किसके इक्वल होगा, हमें ये देखना है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये बेसिकली होता है मेरे किसके, ये होता है मेरा, देखो जो ज्यादा है, ज्यादा में से हमेशा कम को माइनस करोगे, सिंपल बात है, तो क्या हो जाएगा TF0 माइनस का TF, ये चीज, ये बेसिकली फॉर्मूला होता है मेरा
डेल्टा टी एफ का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। ओके, क्लियर सभी को? तो हमने करना है क्या, हमें करना है कुछ नहीं, यहाँ पर दोनों को माइनस करना है तो पता चला है कितना कम हुआ, वो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि एलिवेशन में क्या था, कितना बढ़ गया, यहाँ पर पूछे कितना कम हो चुका है, ये वाली चीज तो ये है। और यहाँ पर सेम बात, इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो आप कि ये भी क्या है मेरे सॉल्यूट पे डिपेंड करता है सेम, कि डेल्टा टी एफ जो होता है वो भी क्या है मेरे सॉल्यूट की मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पर यहाँ पर जो डेल्टा टी एफ होता है वो इक्वल टू क्या होता है मेरा के एफ एम आता है, यानी वही सेम फॉर्मूला है, बस आपको बी की जगह बस एफ लेकर के चलना है। ओके, यानी कि यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट और वहां पर अपना बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और बात करें के एफ का भी यहाँ पर नाम होता है क्या, इसको बोलते हो क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज है, इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है क्या, जब सेम उसका था उसको देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर यानी कि मोलरिटी, डिप्रेशन यानी कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात हो रही है, और इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये इसके नाम है। तो वही वाली बात है, सेम दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम चल रहे, दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम चलती है, बस मेन थ्योरी में थोड़ा सा अपोजिट आ जाता है और कुछ नहीं होता, बाकी सारी बातें बिल्कुल सेम चलती हैं। और अगेन इसको भी आप चाहो तो अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, यानी से मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा के एफ इंटू में डब्ल्यू बी अपॉन में क्या हो जाएगा एम बी इंटू में डब्ल्यू ए और इंटू में हो जाएगा ऊपर 1000, और वो भी कब, अगर ये मेरा ग्राम्स में तो ये क्या है मेरा फॉर्मूला आ जाता है, सेम बात। और वही वाली बात है कि जो के एफ है उसके लिए भी सेम फॉर्मूला आता है क्या, आर एम टी स्क्वायर या आर एम टी एफ नॉट स्क्वायर, ऐसे भी कर लो आप, क्योंकि वही बात हो रही है सॉल्वेंट के लिए, अपॉन में 1000 इंटू में डेल्टा एच वेपर, सॉरी यहाँ फ्यूजन आएगा, यहाँ पे आएगा फ्यूजन, ठीक है, डेल्टा एच फ्यूजन। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला आ जाता है। और वही बात है कि जो के एफ होता है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज है। तो वही वाली बात आती है सेम, तो कहीं पर कोई चेंज नहीं है, जैसा कि हमने कहा देखा था आपने, जैसा देखो हमने ये सेम चीज देखो, सेम चीज हमने यहां भी देखी थी, यहां पर भी वही बात थी, बॉइलिंग पॉइंट की बात करी थी, ये क्या होता है, क्यों होता है, ग्राफ कैसे आता है, वही सेम चीज हमने अगेन दोहराई है और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक सिंगल वर्ड का चेंज किया, मतलब पूरा फॉर्मूला सेम चलेगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, वैसे यहाँ पर डेल्टा एच वेपर आएगा, ठीक है, वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने वाला है, इसलिए तो डेल्टा एच वेपराइजेशन आता है। ठीक है, तो वेपराइजेशन एंथैल्पी और यहाँ पर होती है आपकी फ्यूजन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये चीज है, और दोनों बना बिल्कुल सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं। एक प्रॉपर्टी हमने अच्छे से समझ ली, बॉइलिंग पॉइंट वाली समझ लेना, तो तुरंत सेकंड वाली प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, फॉर्मूला याद करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अगर इससे बढ़िया तो क्या होगा, बास्केट मैंने ये तक बता दिया कि भाई फॉर्मूले कहाँ सिमिलर है, कितना याद करना है, तो भाई क्या ही बचेगा फिर, तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपके लिए यहाँ निकल के आती है। क्लियर सभी को? अब बात करेंगे हमारे सबसे लास्ट हमारा टॉपिक है, वो है मेरा कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो इससे रिलेटेड हम एक बात भी सीखेंगे, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारी रहेगी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है, तो एक डायग्राम से समझेंगे, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। डायग्राम क्या है, डायग्राम बहुत ही सिंपल है। मान लो कि क्या आपके पास एक बीकर है, ठीक है, बीकर है, ठीक है, बड़ा सा बीकर ले लिया, और इसमें क्या रखते हैं, हम डालते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम क्या डाल रहे हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बीच में लगा देते हैं। अब ये क्या होता है, देखो ये ऐसी एक मेम्ब्रेन होती है, ऐसी झिल्ली टाइप संरचना होती है, झिल्ली टाइप इसकी स्ट्रक्चर होती है, पन्नी टाइप होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें से बहुत सारे छोटे छोटे होल्स बने हुए थे। यहाँ पर क्या होता है मेरे पास, होल्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, होल्स यहाँ पे क्या हुआ बने हुए रहते हैं, बहुत ही छोटे साइज के। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म एसपीएम जिसको आप कहते हो। ठीक है, अब देखो होना क्या है, होता यहाँ पर ये है कि जैसे मेरे पास ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो बीच में लगा दी है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो दो सॉल्यूशन बने हुए हैं। ठीक है, एक तरफ तो लेफ्ट में एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्यूशन है क्या है आपके राइट में। ठीक है, क्या आपका सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, मान लो कि जो सॉल्यूशन 1 है उसकी कंसंट्रेशन क्या है C1, और मान लो जो सॉल्यूशन 2 है उसकी कंसंट्रेशन है C2। ठीक है, दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं, ये वाली चीज, और ये आपको क्या पूरा सेटअप बन जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, होता ये है कि देखो अगर मान लो क्या होता है कि अगर किसी की कंसंट्रेशन कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, सिंपल बात है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर C2 इज ग्रेटर देन C1, यानी कि आपके राइट साइड में जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और लेफ्ट साइड का जो सॉल्यूशन है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, ये ऑटोमेटिक देखा जाता है
कि आपके पास जहां कंसंट्रेशन कम होती है ना, वहां से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के विया आपके हायर कंसंट्रेशन की ओर जाने लगते हैं। यानी देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप जानते हो कि हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, है ना। इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास सॉल्वेंट पार्टिकल। तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो आपके लो से हाई की ओर जाने वाले हैं। यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, तो केवल सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं अगर उनको आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के विया अलग अलग कर देते हो तो। पर ध्यान रखना, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं जाते हैं, ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल जाते हैं, ठीक है, ये चीज है। और इस प्रोसेस को आप बोलते हो ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन क्या है, पर डेफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन व्हेन टू आर सेपरेटेड बाय द परफेक्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस में क्या होता है कि आपके पास दो सॉल्यूशन होंगे, एक की कंसंट्रेशन कम होगी, एक की ज्यादा होगी, सिंपल बात है, इसकी कम होगी इसको बोलोगे डाइल्यूट, और जिसकी ज्यादा होगी इसको बोलोगे कंसंट्रेटेड, है ना। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि इनको मैंने अलग कर दिया तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो इन होल्स के विया आपके हायर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं जहां पर आपके पास कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, तो वो आपका प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाता है। ये स्पॉन्टेनियस होता है, ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पर हमें अलग से कोई ह्यूमन एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक चीज हो जाती है। अच्छा देखो यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट बातें, क्या एक दो इंपॉर्टेंट बात ये कि पहली बात तो क्या बहुत इंपॉर्टेंट कि ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स पार्टिसिपेट, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर क्या होता है, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वो आपके लेफ्ट से राइट या लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, पर आपका सॉल्वेंट में अगर देखें अब इन जो सॉल्यूट है वो ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो इनका जो साइज है ना वो छोटा होता है, तो सॉल्वेंट का साइज तो छोटा रहेगा, वो तो निकल जाते हैं, लेकिन सॉल्यूट का साइज जो होता है वो सॉल्वेंट की रेस्पेक्ट में काफी बड़ा होता है, तो वो इतना बड़ा होता है कि वो इन होल से भी ज्यादा बड़ा होता है। अब अगर वो बड़े साइज के होंगे तो वो इससे पास हो ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर एक चीज। दूसरी बात स्पॉन्टेनियस होता है, ये दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, और लो टू हाई होता है, ठीक है, ये आपका बेसिकली होता है आपका ऑस्मोसिस का, ठीक है। अच्छा देखो वैसे आपने एक प्रोसेस और भी सुना होगा जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, वहां पर ये होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, है ना, वो आपका डिफ्यूजन होता है। लेकिन ध्यान रखना, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑस्मोसिस में क्या होने वाला है, लो टू हाई, एंड डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मेरे पार्टिकल जाते हैं। हालांकि ध्यान रखना, ऑस्मोसिस के अंदर आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज में लेते हो और आप डिफ्यूजन में ऐसा कुछ भी यूज में नहीं लेते हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच का। ओके चलिए, अब ऑस्मोसिस तो हो गया, आप बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब ये क्या होता है, देखो इसी डायग्राम से एक ही बार में क्लियर कर लेंगे। देखो हमें पता है कि ये हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है और मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट से स्लो से हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, और मान लो मैं क्या करता हूं, मुझे चाहिए कि प्रोसेस मुझे रोकना है, मुझे ये नहीं करवाना, तो मैं क्या करूंगा, इसको रोकने के लिए तो एक अलग डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर कि मेरे पास ये है, ठीक है, इसमें क्या है मेरे पास बीकर में क्या है मेरे पास, ये रहा मेरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसमें क्या है मेरे पास होल्स ऐसे बने हुए हैं, ये तो क्या हो गया मेरा एसपीएम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद रखना, कभी भी क्या होता है एसपीएम वर्ड भी दे देते हैं। अब देखो क्या है मेरे पास, यहाँ पर क्या है मेरा एक सॉल्यूशन और यहाँ पर क्या है मेरा दूसरा सॉल्यूशन, ये बना हुआ है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन C1 है जो कि है लो कंसंट्रेशन, और इसकी कंसंट्रेशन मान लो क्या है C2 जो कि है आपकी हाई। ये हमारा क्या है सेटअप है। अब देखो हाई, ठीक है, अब देखो होना क्या है, होना यह कि मेरे को अपने पता है कि भाई अपने पास ऑस्मोसिस यहाँ पर होने वाला है, यानी कि मेरे जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर वो क्या करेंगे, वो आपके लो से हाई की ओर जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए कि ये प्रोसेस नहीं हो रहा, मुझे ये रोकना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि ऊपर से मैं यहाँ पर डालूंगा प्रेशर, यहाँ पर से क्या डालूंगा मैं, ऊपर से डालूंगा प्रेशर, और इतना प्रेशर डालूंगा, एग्जैक्ट इतना प्रेशर कि ये दोनों का जो प्रोसेस ये चल रहा है, यानी जो पास होने वाले हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्रॉम लो टू हाई, ये रुक जाए, इतना प्रेशर बस मुझे अप्लाई करना है। तो ये तो मिनिमम प्रेशर होता है जो अप्लाई किया जाता है हाई कंसंट्रेशन वाले की ओर, जिससे कि ये जो मेरा प्रोसेस है ऑस्मोसिस का प्रोसेस वो रुक जाता है, वो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, यानी कि मोर कंसंट्रेटेड वन, टू जस्ट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वही वाली बात है जो मैंने बताया कि आपको पता है कि भाई प्रोसेस होने वाला है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऑटोमेटिक होता है, तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए मैं कहाँ प्रेशर लगाऊंगा, वहां लगाऊंगा ना कि जहां पर पार्टिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्रेशर लगाऊंगा तो इधर
रिवर्स प्रेशर बनेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये रुकना शुरू करेंगे, अपनी जगह पर ही रहेंगे। तो इसके लिए जो मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर जो मैं लगाता हूं, इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो ये वाली बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करेंगे तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला भी होता है क्या, पाई इक्वल टू CRT। ये बेसिकली क्या है, इसका फॉर्मूला भी होता है। और C क्या है यहाँ पे, C बेसिकली मेरा है कंसंट्रेशन, ठीक है। R क्या है मेरा, वो गैस कांस्टेंट होता ही है, और T क्या है मेरा, टेम्परेचर, ठीक है, जो कि मेरा नॉर्मली केल्विन में होना ही चाहिए। तो ये वाली बात है। ओके, तो ये क्या है मेरा बेसिकली पाई का फॉर्मूला, पाई इक्वल टू CRT। और कंसंट्रेशन मतलब समझ गए होंगे, जो कि मोलरिटी, जो कि मोल पर लीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो वाली बात जानते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट यूजफुल कंसंट्रेशन कौन सा है, मेरी मोलरिटी ही होती है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है। ओके, तो ये बेसिकली क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो पाई इक्वल टू CRT, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है जो हम लगाते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। ओके, अच्छा देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात आप अवॉइड कर सकते हो, क्या कि देखो, अगर मान लो मैं प्रेशर नहीं लगा रहा, तब तो क्या हो रहा है, मेरा ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। यानी मेरा प्रेशर जो है, अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि जो मैंने प्रेशर अप्लाई किया है, ठीक है, यानी मेरा जो अप्लाइड प्रेशर अप्लाइड है, ठीक है, जो कि मैंने हायर कंसंट्रेशन पे लगाया प्रेशर अप्लाइड, अगर ये मेरे पार्शियल आपने ऑस्मोसिस प्रेशर से अगर कम है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे मुझे ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। सिंपल बात है, बिल्कुल सही बात है। ऑस्मोसिस तब तक होगा, देखो अगर आप प्रेशर लगाने वाले हो, लेकिन वो प्रेशर इतना लगाए कि जितना रिक्वायर्ड था उससे कम लगेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो मिनिमम चाहिए उससे कम लगेगा, तो क्या होगा, मेरा ऑस्मोसिस होता रहेगा। तो वाली बात है। अगर मेरे पास क्या हो कि P अप्लाइड, जो मैंने अप्लाई किया है, अगर वो इक्वल हो जाए पाई के, तो क्या हो जाएगा मेरा नो ऑस्मोसिस। तो क्या हो जाएगा, किसी भी टाइप का कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, प्रोसेस पूरा रुक चुका है। लेकिन मान लो मैं ज्यादा प्रेशर लगा दूं, यानी मैं ऐसा कर दूं कि P अप्लाइड इज ग्रेटर देन पाई हो जाए, यानी मैं जितना प्रेशर मुझे लगाना चाहिए था उससे ज्यादा हाई प्रेशर में लगा दूं, ठीक है, और भी ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, तो उल्टा चीज हो जाएगी कि आपके जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, अब वो हाई से लो की तरफ जाना शुरू कर देंगे, यानी कि अब ऑस्मोसिस का रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसको आप बोलोगे क्या, इसको बोलोगे रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, ये चीज है। इसको क्या बोलते हैं, इसका बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यहां पर क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहेगी, सेम चीज है, लेकिन आपके जो पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, वो हाई कंसंट्रेशन से आपके लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, क्योंकि अब हमने ज्यादा प्रेशर लगा दिया अपने ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, प्रेशर कम लगाऊंगा तो नॉर्मल ऑस्मोसिस मेरा होता ही रहेगा। और अगर सही लगा दिया, इक्वल एग्जैक्ट सही प्रेशर में लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर के, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑस्मोसिस रुक जाता है। तो ये हमारे तीन चीजें यहां पर आती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, स्पेशली आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये वाली चीज पूछी गई है। ये ऑर्डर आपसे पूछा गया था कि किस कंडीशन में आपको रिवर्स ऑस्मोसिस देखने को मिलता है, तो वो कब मिलता है, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर को अप्लाई कर देते हो, तो आपको रिवर्स ऑस्मोसिस देखने को मिलता है। ओके, और चौथा ऑप्शन क्या होता है, वही नन ऑफ द अबव, ऐसा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपके चार ऑप्शन यहाँ पे एक ही बार बन जाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये ऑर्डर और ये पैटर्न थोड़ा समझो कि एक्चुअल में हुआ क्या है प्रोसेस के अंदर, और हम कब ऑस्मोसिस, कब ऑस्मोटिक प्रेशर, और क्या मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, इसकी हम समझ जाए। ओके, तो ये वाली बात यहाँ पर हमारे लिए आती है, काफी इंपॉर्टेंट है। और देखो इसका यूज भी है, स्पेशली अगर मैं बात करूं रिवर्स ऑस्मोसिस, तो इसका यूज भी होता है कहां पर, वाटर प्योरिफिकेशन में। वाटर प्योरिफिकेशन में इसका यूज भी होता है। कैसे यूज होता है, चलो ये भी समझ लेते हो। ऑस्मोसिस या आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, या आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, इनका काफी यूज भी है। जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज वाटर प्योरिफिकेशन में होता है। कैसे, देखो ध्यान दो, जो हमारा जो इम्प्योर वाटर जो होता है, आप जानते हो वहां पर बहुत सारी इम्प्योरिटी होने वाली है, यानी कहीं ना कहीं उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है मेरे प्योर वाटर से। तो देखो हम करते क्या, एक तरफ भरते हैं अपना प्योर वाटर, और एक तरफ मैं भर दूं इम्प्योर वाटर, और ऐसे में क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा हूं अपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। तो ऐसे में क्या होगा, इम्प्योर वाटर के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो तो वाटर ही होने वाला है ना, तो वो वाटर तो आपका सॉल्वेंट है, वो तो आपका हाई टू लो कंसंट्रेशन को चले जाएगा, और में जो इम्प्योरिटीज होंगी वो मेरे एक ही साइड रह जाएंगी। तो ऐसे में क्या मिलेगा, मुझे प्योर वाटर एक साइड में कलेक्ट हो जाता है। तो ऐसे करके आप रिवर्स ऑस्मोसिस के विया इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हो, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। और तो हाई टू लो कंसंट्रेशन अगर आपको सॉल्वेंट भेजना है, तो क्या करोगे, आप रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करोगे। तो ये चीज यहां पर आती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो इसकी काफी सारी अन्य बातें भी, अदर एग्जांपल्स बहुत सारे हैं इसके यूजेस बहुत हैं, तो एक बार उनकी बातें भी हम कर लेते हैं। तो क्या यूजेस हैं, देखो
ऑस्मोटिक प्रेशर इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी कि देखो ये तो हमें पता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से आप मोलर मास को डिफाइन कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर वो आ जाती है ना। तो देखो ध्यान दो, अगर आपको कभी भी प्रोटीन्स, पॉलीमर या अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है अपने सॉल्यूट के लिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके अदर एडवांटेजेस होते हैं जो और कहीं देखने को नहीं मिलते। जैसे कि देखो, द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज एन एडवांटेज ओवर द अदर मेथड एज pressure measurement is around the room temperature and the molality of the solution is used instead of molarity। देखो अगर आपको याद होगा इससे पहले जो हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देखी थी वहां पर क्या है, आपने याद होगा हम मोलैलिटी वर्ड यूज में ले रहे थे, है ना। तो मोलैलिटी में देखो हमें पता है कि वहां पर आप सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पता कर सकते हो, लेकिन देखो ध्यान दो, मोलैलिटी और मोलैरिटी में मोलैरिटी ज्यादा अच्छा कंसंट्रेशन टर्म होता है, तो ये हमारे इसके अंदर आता है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा इसका यूज आप रूम टेम्परेचर पे बहुत ईजिली कर सकते हो, तो इसलिए ये एक अच्छी अपनी प्रॉपर्टी या एक अच्छा मेथड हो जाता है मोलर मास पता करने के लिए। इसके अलावा एज कंपेयर टू द अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जहां पर सॉल्यूट बहुत कम है और तब भी मुझे पता करना कि मॉलिक्यूलर मास क्या होने वाला है, मोलर मास क्या होने वाला है सॉल्यूट का, तो भी आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा दिस टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज पर्टिकुलरली यूजफुल for biomolecules as they are generally not stable at higher temperature and polymers having poor solubility। यानी देखो अगर बात करें बायोमोलिक्यूल्स या जो मेरे पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन हो गया या जो मेरे अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनके लिए टेक्निक काफी अच्छी है। क्यों अच्छी थी? क्योंकि देखो बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो हायर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रहते, तो लो टेम्परेचर करके भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हो, जिससे कि आपको मॉलिक्यूलर मास मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो पॉलीमर्स जो कि सॉलिबिलिटी जिनकी पुअर होती है उसके लिए भी अगर बात करेंगे तो इजीली ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला जा सकता है, जिससे कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ भाई पॉलीमर जो है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होने वाला है। तो ऐसे करके इसके काफी सारे यूज भी हमारे पास निकल के आते हैं। ओके, इसके अलावा बात करेंगे तो डेली लाइफ में भी अगर देखें ना तो भी हम ऑस्मोसिस को वैसे देखते ही होंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर की बातें वहां पर भी होती है। कैसे? जैसे कि देखो आपको याद होगा कि जैसे आप कभी सब्जी लेने जाते हो, है ना, तो वहां पर क्या होता है, जो सब्जी वाला होता है वो अक्सर क्या पानी का छिड़काव उन पर करता रहता है, पानी छिड़कता रहता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा वो इसलिए करता है, और आप ये भी देखते होंगे कुछ देर बाद क्या होता है, वो जो सब्जियां होती है वो वापस जो सूख जाती हैं वो वापस खिल जाती है, मतलब काफी ताजा आपको दिखती हैं। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो सब्जी के अंदर क्या कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, वाटर की ऑलरेडी, और हमने प्योर वाटर डाला है, तो कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो क्या हम जानते हैं ऑस्मोसिस क्या बोलेगा, लो टू हाई कंसंट्रेशन में मेरा सॉल्वेंट जाना चाहिए। तो बाहर जो पानी डाला जाता है वो पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो वो जो सॉल्वेंट होगा वो अंदर जाना शुरू करता है मेरे सब्जियों के अंदर, जिससे कि वो वापस ताजा आपको दिखती है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। इसके बाद क्या होता है, आप खुद से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जैसे कि आप करना क्या, आप किशमिश लेना और किशमिश को आप पानी में डाल दो, ठीक है, और ये आप करते भी हो, काफी लोग जो हेल्थ पे थोड़ा प्रेफर करते हैं, आपको पता है किशमिश का पानी दिया जाता है, तो किशमिश को रात में पानी में जब भिगोते हो तो क्या होता है, वो जो पानी है वो धीरे धीरे करके किशमिश के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है और पानी की कंसंट्रेशन जो बाहर है वो कम है, और जो आपकी किशमिश की जो लेयर होती है वो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। तो ऐसे में क्या होगा, उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भी आप जो पानी है जो बाहर था जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, जिससे किशमिश आपकी फूल जाती है और बहुत ज्यादा होने पर वो फट भी जाती है। तो ये वाली चीज यहाँ पर आती है। इसके अलावा हाथ पैर में जो सूजन आती है कई बार पानी की वजह से, वो भी इसीलिए ही आती है, जिसको एडिमा बीमारी के नाम से भी जानते हैं। एडिमा डिसीज इसको कहा जाता है, जिसमें क्या होता है शरीर के जो हाथ पैर होते हैं वो फूल जाते हैं पानी की वजह से, तो वो क्या एडिमा होती है। वहां पर भी क्या होता है, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो पानी बाहर से अंदर आ जाएगा, लो टू हाई, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो ये सब आपको देखने को मिलता है अपनी डेली लाइफ के अंदर, जहां पर आप ऑस्मोसिस को देख सकते हो, ओके, और खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पर हम एक दो डेफिनेशन की बात और करेंगे जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। क्या? देखो वो है मेरी कौन सी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो हम ये तो जानते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के विया हम दो अलग अलग सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं, है ना। अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस व्हिच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो दे हैव द सेम मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि जिनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है,
वो क्या होते हैं मेरे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं, ठीक है। और उनके लिए कंसंट्रेशन भी क्या रहती है, सेम रहती है बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं क्या है, पाई इक्वल्स टू CRT होता है ना। तो अगर आपके लिए पाई की वैल्यू दोनों के लिए सेम है तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। यानी देखो ऐसे में क्या होने वाला है, अगर मैं दोनों की कंसंट्रेशन अगर मैं कर दूं सेम, तो ऐसे में क्या होगा, नो ऑस्मोसिस, कोई भी ऑस्मोसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो ऑस्मोसिस कब होने वाला है, जब कंसंट्रेशन अलग अलग हो, एक की कम हो एक की ज्यादा, ऐसे में ऑस्मोसिस होता है। लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो ऐसे में क्या होगा, कोई ऑस्मोसिस देखने को नहीं मिलता। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में ध्यान रखना नो ऑस्मोसिस, तो ये वाली बात यहां पर आती है, ओके। इसके अलावा देखो अगर मान लो दोनों का अगर जो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम ना हो, यानी दोनों की कंसंट्रेशन सेम ना हो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा, तो आपको ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। अब ऐसे में एक को बोलते हो आप हाइपोटोनिक और एक को बोलते हो आप हाइपरटोनिक। अब किसको क्या बोला जाता है ये समझ लेते हैं। देखो, इन अ सॉल्यूशन दैट हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कंपेयर टू द अदर वन, यानी जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसको बोला जाता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जिसकी कंसंट्रेशन कम उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होता है। और हमें पता है भाई ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका कम होगा, यानी जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, उसको बोलते हो हाइपोटोनिक। यानी कि तो अगर बात करें इस डायग्राम के अंदर, तो जिसकी कंसंट्रेशन कम है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को बोला जाता है क्या, हाइपरटोनिक। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर। तो दो टाइप के क्या है आपके पास, क्या होते हैं सॉल्यूशन बनते हैं, जो आपके सॉल्यूशन जब आप अलग अलग सेपरेट करते हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो उनकी कंसंट्रेशन के बिया उनको 3 नाम दिए जाते हैं। आइसोटोनिक कब बोलते हैं, जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो। अगर अलग अलग होती है तो एक की कम हो एक की ज्यादा, जिसकी कम हो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसको ज्यादा होती है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, ओके। और ध्यान रखना ऑस्मोसिस कहां से कहां होने वाला है, वो होने वाला हाई टू लो कंसंट्रेशन, ओके, आई मीन सॉरी लो टू हाई कंसंट्रेशन क्या है आपका ऑस्मोसिस होने वाला होता है। तो ये वाली बात आपकी यहां पर निकल के आती है, क्या सभी को। तो ये होता है कौन सा आपका ऑस्मोसिस और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, और साथ में हमने रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है वो भी हमने देख लिया। और इसी के साथ हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट कंप्लीट होता है, ओके। चलो आप करेंगे थोड़ा सा क्विज ताकि आपको चीजें और क्लियर होती रहे। तो क्विज क्या है हमारे पास, क्विज देखते हैं। क्विज ये बोलता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ओके, कि अगर आपको किसी भी ऑस्मोटिक प्रेशर का सॉल्यूशन अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको इंक्रीज करना है तो क्या करोगे, सिंपल चीज है यार। क्या बोला ऑप्शन, इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, डिक्रीज द टेम्परेचर और रिमूविंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो बहुत ही सिंपल बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT होता है ना। और कंसंट्रेशन क्या होता है आप जानते हो, वो क्या होता है, वो होता है मोल्स अपन वॉल्यूम इनटू में RT। ये भी मैं बोल सकता हूँ, सिंपल चीज है। एक ही फॉर्मूले को अलग अलग मिक्स करूंगा तो मुझे नए नए फॉर्मूले मिल सकते हैं। अब हमें क्लियरली पता चल रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट जितने ज्यादा रहेंगे उसके मोल्स उतने ज्यादा रहेंगे और उतने ज्यादा क्या रहेगा, मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। सिंपल बात है, मैंने बताया ना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो वो किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्यूट के नंबर्स पे। जितना ज्यादा वो रहेगी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतनी ज्यादा रहने वाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंपली इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर सभी को। तो ये तो था हमारे लिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन न्यूमेरिकल भी बनना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी चलो देखेंगे। न्यूमेरिकल क्या है मेरा, ये बोलता है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.5 grams of non-electrolyte substance in 185 grams of water shows boiling elevation of 0.80 Kelvin, okay. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। और आपको केबी की वैल्यू दी हुई है। अब देखो मैंने बताया ना कि जो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी मदद से आप सॉल्यूट का मोलर मास पता कर सकते हो। अगर आपको देखो कई बार क्या होता है सॉल्यूट क्या है हमें नहीं पता रहता एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो उसके लिए क्या है इन प्रॉपर्टीज की मदद से आप एग्जैक्टली मोलर मास पता कर सकते हो। कैसे, देखो जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, मुझे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है ना, तो एक ही फॉर्मुला है मेरे पास, तो सिंपल उसी को यूज में लूंगा। हम जानते हैं डेल्टा टीबी क्या होता है, इक्वल टू केबी एम बेसिकली मेरे पास होता है ना। अब देखो मुझे डेल्टा टीबी ऑलरेडी दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये रहा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ये रहा, ये मुझे दिया हुआ है। तो डेल्टा टीबी क्या है मेरे पास, ये ऑलरेडी गिवन है 0.80। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल बात है अगर आपको एलिवेशन दिया है तो सही है ना, उसका यूज ले लेंगे। और इक्वल टू क्या होता है, केबी की वैल्यू देखो आपको ऑलरेडी दी हुई है वाटर के लिए। अब देखो ये जो वैल्यू है ये स्पेशली फॉर वाटर है। अगर मान लो कोई दूसरा सॉल्वेंट होता तो केबी की वैल्यू ये नहीं देखते, कुछ और देखते। मैंने पता ना केबी की जो वैल्यू होती है वो आपके सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। अलग अलग सॉल्वेंट यानी कि उसके लिए केबी की वैल्यू भी अलग अलग रहेगी। तो इसके लिए क्या होती है, वो होती है 0.52 इंटू मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या होती है वो हम जानते हैं, वो क्या होता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूट into a weight of solvent in grams
और इनटू में क्या हो जाएगा मेरा 1000। तो ये बेसिकली क्या होता है, मेरा फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब देखो डेल्टा टी भी दिया हुआ है, के वी की वैल्यू दी हुई है, मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालता है एमबी। एमबी क्या है, मेरा मास ऑफ सॉल्यूट, जो बेसिकली मेरे से क्वेश्चन में पूछे क्या, ये क्या है मेरा क्वेश्चन मार्क बेसिकली मेरा हो जाता है, क्योंकि यही हमसे पूछा गया, मास ऑफ द सब्सटेंस यानी कि सॉल्यूट। और हमें क्या दिया है, देखो हमें डब्ल्यू भी दिया हुआ है, डब्ल्यू भी ये रहा। ओके, इसके अलावा मुझे देखो डब्ल्यू ए अगर देखें तो वो हमें नहीं दिया है, वो डब्ल्यू भी हमें दिया, ये रहा डब्ल्यू क्या है, ये 185 ग्राम है ना। तो सब कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या निकल के आएगा हमारा, तो 0.80 इक्वल टू 0.52 इंटू में डब्ल्यू भी क्या है, वो ग्राम्स में होना चाहिए 12.5 ग्राम्स इंटू में 1000 डिवाइड बाई एम बी जो हमें फाइंड आउट करना है, इंटू में क्या है मुझे डब्ल्यू ए क्या है मेरा 185। तो 185 कुछ नहीं करना, अब करना है क्या, हमें एम बी निकालना, जो निकालना हो जो फाइंड आउट करना है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, एक साइड में, और बचे कुछ सभी नंबर्स को एक साइड में रख के फिर कैलकुलेशन करना। डायरेक्टली कैलकुलेशन स्टार्ट मत करना, पहले उसके प्रॉपर एक फॉर्मेट में लेकर आओ। 0.52 इंटू में 12.5 इंटू में 1000 डिवाइड बाई 0.80 इंटू में 185। अब कुछ नहीं करना, बस हमें से सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक आंसर निकल के आएगा। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहला काम क्या है, हमेशा डेसिमल को सही करो, उसके बाद अपने क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा सॉल्व करें, तो डेसिमल हटाओगे तो क्या लगेगा, ऊपर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल बात है, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल मैंने हटाया। अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो क्या होगा, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो कुछ चीजें जो कैंसिल हो रही है 10 की पावर, पहले उनको हमेशा सॉल्व करो। तो कैसे कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल चीज है, इस 0 2 3 से 1 2 और 3 0 आपकी यहाँ कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा देखो यहाँ पे एक और भी है, कहाँ पे, ये रहा, इसको भी मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे भी नीचे 10 आ जाएगा। तो क्या बनेगा मेरा, इसको भी मैं हटा देता हूँ, एक 0 से ये 0 भी गई। ठीक है, ये चीज है, यानी क्या बच गया मेरे पास, तो एम बी मेरे पास देखो काफी सिंपल नंबर आ गया, 52 इंटू में 125 इंटू में 10 डिवाइड बाई 8 इंटू में 185। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा रिलेटिवली इजी है बजाय डेसिमल नंबर से। अब करना है क्या, बस हमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना है और हमें अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो पूरा आपका आंसर आ जाएगा, और वो आपका आंसर आएगा करीब कितना, ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो है इसका आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ओके, तो ट्राई करना अच्छे से, थोड़ा कैलकुलेशन प्रैक्टिस जरूर करना, पर जो तरीके जो मैं बता रहा हूँ ना बस वो थोड़ा सा यूज जरूर लेना, क्योंकि डेसिमल वाले में देखो डायरेक्टली कैलकुलेशन करना बिल्कुल ईजी नहीं है। इससे बेटर क्या है, पहले डेसिमल हटाओ, 10 की पावर को पहले थोड़ा सा सॉल्व करो एंड देन अपना फाइनल छोटा मोटा कैलकुलेशन करना। ठीक है, ऐसे करोगे तो आंसर आपके काफी सही आएंगे, सही आंसर आप निकाल पाओगे। ओके, क्लियर सभी को, चलिए, और इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, और आज हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चारों टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पूरी देख ली अच्छी तरीके से, और काफी अच्छे तरीके से ये वाला जो हमारा सेशन है कंप्लीट किया, जिसमें हमने फॉर्मुले भी देखे, फॉर्मुले याद कैसे करने वो भी इवन हमने देख लिया। ओके, और अब आपका काम बचता है क्या, अच्छे से होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना कोशिश की, ताकि आपको फॉर्मुले अच्छे से याद भी रहे और आपको फॉर्मुला कैसे अप्लाई करना ये भी अच्छे से आ जाए। ओके, और कोई डाउट आए तो आप मेरे से इंस्टा पे कभी भी पूछ ही सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।